जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज़ की भांति एक बार फिर से हम लोग आप लोग के बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो दोस्तों, कल आप लोग को होमवर्क जो दिया गया था ग्रुप पे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, उस वही होमवर्क जो आपको अभी करवाया जाएगा। और आज का क्लास जो आपको हिस्ट्री से स्टार्ट किया जाएगा और करंट अफेयर लास्ट में करवाया जाएगा। जो भी करंट अफेयर बनता है सभी को लास्ट में करवाया जाएगा। तो कल आप लोग अगर हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो भी आप अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और जो भी है आपको लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके होमवर्क को पढ़ के आया कीजिए। पढ़ने के बाद ही क्यूज को देखा कीजिए, तब इससे आपको याद होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आज का क्लास स्टार्ट किया जा रहा है और हमारे यहाँ चलता रही है तुम्हारी व्यवस्था। बताइएगा कि किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौता को क्या कहा गया था? ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया था। बहुत अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए आप लोग कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? ये बरामहल जिला में लगाया था, बरामहल जिला में। और कब लगाया गया था ये? 1792। ठीक है, 1792 में लगाया गया, बरामहल जिला में लगाया गया था। ठीक है, बताइएगा 1792 में बरामहल जिला में किसके द्वारा लगाया गया था ये रैयतवाड़ी व्यवस्था? ये कर्नल रीड के द्वारा, कर्नल रीड के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, बता दीजिए आप लोग की रैयतवाड़ी व्यवस्था जो मद्रास में कब लागू किया गया? ये 1820। ठीक है, 1820 में लगाया गया था। ठीक है, बताइएगा मद्रास में जो है ना सही से चलाने के लिए वहाँ का मद्रास का गवर्नर किसको नियुक्त किया गया उस समय? मुनरो को वहाँ का नियुक्त किया गया, मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, बताइएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था जो बम्बई में कब लागू किया गया? ये 1825। ठीक है, 1825 में कहाँ लागू कर दिया गया? मुंबई में लागू कर दिया गया। ठीक है, और बता दीजिए अगला क्वेश्चन की रैयतवाड़ी व्यवस्था जो संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में कब लागू कर दिया गया? 58। ठीक है, 1858 इसमें संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया था। बहुत अच्छे। बता दीजिए आप लोग की रैयतवाड़ी व्यवस्था के मतलब बीच में किसान और सरकार के बीच कोई बिचौलिया होता था या नहीं होता था? नहीं होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान क्या करता? डायरेक्ट कर को जमा करता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसको बना दिया गया था? किसान को भूमि का स्वामी बना दिया गया, जिससे वो कहते भूमि का विक्रय कर सकते थे और क्या गिरवी भी रख सकते थे भूमि को। वो बता दीजिएगा कि अगर लगान की अदायगी ना होने पर तो क्या किया जाता था? भूमि को जब्त कर लिया जाता था। ठीक है, बताइएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगान अदायगी जो प्रत्येक कितने वर्ष बाद जो पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी? इसमें 30 वर्ष के बाद इसमें पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व के रूप में किसान को उपज का कितना भाग देना होता था? आधा, यानी कि 1/2 भाग देना होता था। बताइए जो आधा भाग था किस रूप में दिया जाता था? ये धन के रूप में दिया जाता था। धन के रूप में लिया जाता था किसानों से। अगला क्वेश्चन बताइएगा महल शब्द का अर्थ क्या होता है? ये जागीर अथवा गांव होता है। जागीर अथवा गांव होता है। महल शब्द का अर्थ जागीर अथवा गांव होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि महलबाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसको माना जाता है? हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। ठीक है, बताइएगा महलबाड़ी व्यवस्था जो कब लगाया गया था? ये पहली बार 1822 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1822 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की महलबाड़ी व्यवस्था जो है ना, महलबाड़ी व्यवस्था किसके बंदोबस्त में या अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई थी? मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमस के नेतृत्व में आया था। कब आया था? 1833 ईस्वी में आया था। बताइएगा महलबाड़ी व्यवस्था में जो है ना पहले लगान दर कितना था? 2/3 था। पहले 2/3 था और बाद में कितना हो गया? ये आधा, यानी कि 50% कर दिया गया महलबाड़ी व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी प्रथा था, ये कितना % भूभाग पर लागू था? ये 19% भूमि पर। ठीक है, जमींदारी था। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था कितना % पर था? ये 51% भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। और महलबाड़ी कितना पे था? ये 30% भूभाग पर महलबाड़ी व्यवस्था लागू था। अगला क्वेश्चन बताइएगा जमींदारी में किसके पक्ष में होता था? जमींदारी व्यवस्था ये जमींदारों के पक्ष में होता था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था ये किसानों के पक्ष में था। और बताइएगा और महलबाड़ी व्यवस्था किसके पक्ष में था? ये मुखिया या लम्बदार के पक्ष में था। ये अगला क्वेश्चन बताइएगा जमींदारी व्यवस्था का स्थापना कौन किया था, मतलब योजना करा? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर के द्वारा किया गया था। अब बता दीजिए अगला क्वेश्चन की रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लाया था? ये रीड, कर्नल रीड और थॉमस मुंडो के द्वारा ये सब लगाया गया था। बताइएगा महलबाड़ी व्यवस्था कौन लगाया था? ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, बहुत अच्छा। बताइए भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइए सर जॉन शोर का शासनकाल कब से कब रहा था? ये ठीक है, 1793 से 1798 तक हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा और हस्तक्षेप का नीति कौन अपनाया था? ये सर जॉन शोर के द्वारा ही अपनाया गया था। बता दीजिए आप लोग की किसने जो है ना
किसने 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या की जाने पर बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया था। यही किसी सर्जन सौर के द्वारा ही किया गया था। अगर नाबालिग बच्चा को हत्या करेगा तो उसको अन्य हत्या के बराबर ही मान लिया जाएगा उसको। बताइए लॉर्ड बेलेजली का शासनकाल कब से कब तक रहा था ये? ठीक है, 1798 से 1805 तक रहा था। बहुत ही बताइएगा सहायक संधि की शुरुआत कौन किया था? लॉर्ड बेलेजली के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड बेलेजली से पहले कौन किया था? ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा हैदराबाद जो सहायक संधि में कब शामिल हुआ था? ये हैदराबाद 1798 में पूरा बताया कीजिए, क्या कि इसका जो है ना लास्ट कंफ्यूज हो जाएगा फिर। 1798 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा मैसूर जो है, मैसूर और तंजौर ये कब शामिल हुआ था सहायक संधि में? दोनों 1799 में शामिल हुआ था। बहुत ही 1799 हो जाएगा। और अवध कब हुआ सहायक संधि में शामिल? अवध 1801 में शामिल हुआ था। ठीक है, बताइए पेशवा कब शामिल हुआ? पेशवा 1802 ठीक है, दिसंबर 1802 में पेशवा सहायक संधि में शामिल हुआ था। बताइए बरार और भोसले ये कब शामिल हुआ था? ये 1803 में सहायक संधि में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा सिंधिया कब शामिल हुआ सहायक संधि में? 1804। सिंधिया 1804 में शामिल हुआ था। यही सब क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब कौन कब शामिल हुआ था सहायक संधि में, ध्यान रखिएगा सभी को। अगला क्वेश्चन बताइएगा कहाँ के जो था ना, कहाँ के शासक था, कहाँ के शासक जो थे सहायक संधि में स्वीकार नहीं किया था? ये हैदराबाद इंदौर के होलकर था ना, ये क्या क्या था सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। बहुत अच्छा जवाब। बता दीजिए आप लोग टीपू सुल्तान कब मारा गया था? ये ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन किया था? ये लॉर्ड बेलेजली के द्वारा ही किया गया था। लॉर्ड बेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था? ये कोलकाता में किया गया था। कब किया गया? ये 1800 सीधा 1800 में किया गया था। 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन किया था? लॉर्ड बेलेजली के द्वारा किया गया। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था कब तक जो है अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा था? ये 1854 ईस्वी तक। 1854 ईस्वी तक जो है ना भारतीय अंग्रेजों को भारतीय भाषा की शिक्षा देने के चलता रहा था। ये फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना लॉर्ड बेलेजली द्वारा कहाँ किया गया था? कोलकाता में 1800 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग स्वयं को शेर कौन कहता था? ये लॉर्ड बेलेजली को अपने आप को शेर, स्वयं को बंगाल का शेर करता था। ठीक है, स्वयं को बंगाल का शेर लॉर्ड बेलेजली करता था। ठीक है, बता दीजिए आप लोग की लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल कब शुरू हुआ था? 1805 में शुरू, लेकिन परंतु क्या शीघ्र इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कहाँ जो है ना एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था? कलकत्ता में, इंग्लैंड में खोला गया। इंग्लैंड का हेलबरी नामक जगह पे खोला गया था। बताइएगा जहाँ जो है ना नवयुवक प्रशासनिक अधिकारियों को कितने वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था किया गया था? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का प्रशिक्षण देके तभी भेजा जाता था, भारत भेजा जाता था उसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा सर जॉर्ज बार्ले का शासनकाल कब से कब रहा था? ये 1805 से 1800। ठीक है, 1805 से 1807 हो जाएगा सर जॉर्ज बार्ले का शासनकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग कि बताइएगा अमृतसर का संधि कब हुआ था? ये अमृतसर ठीक है 9 हो जाएगा। 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? ये रणजीत सिंह। ठीक है, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था। और अंग्रेज के मध्यस्थता कौन किया था? ये चार्ल्स मेडकॉफ की मध्यस्थता में हुआ था। और ये जो अमृतसर संधि हुआ किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय हुआ था। बताइएगा आप लोग लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा था? ये 1809 से 1807 से 13 1807 से 1813 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा 1813 का चार्टर एक्ट किसके समय पारित हुआ था? ये लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल कब से कब रहा? ये 13 से 23 1813 से 1823 तक हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए आप लोग की प्रथम अंगल नेपाल युद्ध कब हुआ था? ये 1814 से 16 में हुआ था। बताइएगा नेपाल युद्ध में जो है ना नेपाल की ओर से कौन जो आत्मसमर्पण किया था? नेपाल की ओर कौन था? वो अमर सिंह थापा जो युद्ध कर रहा था, जो क्या क्या आत्मसमर्पण करना पड़ गया था। बता दीजिए आप लोग की इसके लिए युद्ध समाप्ति के लिए कौन सा संधि हुआ था? संगोली की संधि हुआ था। संगोली संधि कब हुआ था? ये 1816 ईस्वी में संगोली संधि के तहत अंगल नेपाल युद्ध का समापन किया गया था। बताइए अंगल नेपाल युद्ध किसके समय हुआ था? ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। अंगल नेपाली 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था और संगौलिक संधि के द्वारा 1816 ईस्वी इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किसने जो है ना पिंडारियों का दमन किया था? ये
पिंडारियों का दमन कौन किया था ये? लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किसका दमन किया? पिंडारियों का दमन किया था। आप लोग बताइएगा पिंडारियों का प्रमुख नेता कौन कौन था? बासिल मोहम्मद चीतू खां एवं करीम खां। बासिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खां, ये तीनों शासन इसका पिंडारियों का प्रमुख नेता हो जाएगा। और पिंडारियों का दमन कौन किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? ये लॉर्ड हेस्टिंग्स समय ही पारित किया गया। और कब किया गया? 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में किया गया था। बताइएगा मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से कौन नष्ट कर दिया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा मराठों के शासक को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा लॉर्ड एम्हर्स्ट का शासनकाल कब से कब रहा? 1823 1828 तक रहा था। ठीक है, बताइएगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26 में। 1824 से 26 में लड़ा गया था। बताइए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? ये लॉर्ड एम्हर्स्ट के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच लड़ा गया था। बताइएगा बर्मा और आंग्ल युद्ध मतलब संधि हुआ था, कौन संधि के तहत समाप्त हुआ? ये यानडूक संधि। यानडूक संधि के तहत आंग्ल बर्मा युद्ध को समाप्ति किया गया था। और ये कब हुआ संधि? 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बताइए बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? ये बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 में हुआ था। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किसके समय हुआ था? ये किसके समय? लॉर्ड एम्हर्स्ट के समय में हुआ था। ठीक है, बताइएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 29 से 35। 1835 तक रहा। 1828 1835 हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग की ये जो था ना शुरुआत में कहाँ का गवर्नर था? ये मद्रास का गवर्नर था। 1803 में इसको मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, बताइए जब ये मद्रास का गवर्नर था तो वहाँ पे कौन सा जो विद्रोह हुआ था? वो बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। और ये किसके समय हुआ था? वो गवर्नर कौन था? जॉर्ज वारले था। जॉर्ज वारले था वो भारत का गवर्नर थी। हाँ ठीक है, बंगाल गवर्नर जॉर्ज वारले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की अगला क्वेश्चन चार्टर एक्ट। किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना जाएगा? ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बता दीजिएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? ये वारेन हेस्टिंग्स बना था। ठीक है, बता दीजिए आप लोग की सती प्रथा का अंत कब किया गया? ये 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पेशवाओं मतलब और कौन था सती प्रथा रोकने का प्रयास और कौन शासक था? ये अकबर था और मराठा पेशवा। अकबर और मराठा पेशवा भी था जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन पूर्णतः बंद कौन लगाया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। बता दीजिए आप लोग की ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था? ये 1830 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? ये कर्नल सलीमैन की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया। ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में किया गया था। बताइएगा ठग लोग जो है ना किसका पूजा करते थे? ये काली की। ठीक है, काली देवी काली की पूजा करते थे। बहुत अच्छे जवाब। बताइएगा कोलकाता में कोलकाता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और कब किया गया था? ये 1835 में। लास्ट काम में कर गए थे कोलकाता में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1835 ईस्वी में किया गया। बहुत अच्छा जवाब। तो आज का हिस्ट्री का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था सभी को अच्छे तरीके से करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी और आज ज्योग्राफी का लास्ट क्लास होने वाला है। और अगले क्लास में आपको जो है ना पर्यावरण एवं परिस्थितिकी देखने को मिलेगी, जहां से 3, 4 या 5 प्रश्न पूछने का संभावना बना रहता है और यहीं से क्वेश्चन पूछता भी है। आजकल जो सिलेबस दिया जाता है वहां से क्वेश्चन इसमें मिलता ही मिलता है। तो आज जो लास्ट क्लास ज्योग्राफी का है, बताइएगा ज्योग्राफी से नाच गाकर अपने जीवन कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन हो जाएगी? गार्सिया जनजाति। गार्सिया जनजाति क्या करते? नाच गाकर अपना जीवन जीती है, गार्सिया जनजाति। बताइए गोंड जनजाति के बोली में गीत को क्या कहा जाता है? गीत को पाटा। गीत को पाटा कहा जाता है। और गाने को क्या कहते हैं? बराना। गाने को बराना कहते हैं। ठीक है, बता दीजिएगा गोंड जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य क्या हो जाएगा? ये ददरिया कर्मा एवं सुआ। ददरिया कर्मा एवं सुआ किस जनजाति का लोक नृत्य है? ये गोंड जनजाति का लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोरबा आदिवासी में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? ये कोरबा आदिवासियों में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? मैयारी कहा जाता है। मैयारी कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा बिरहोर आदिवासी का निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? ये टंडा हो जाएगा। टंडा हो जाएगा। बिरहोर आदिवासी का निवास स्थान टंडा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा लोहा गलना किस जनजाति का एक प्रारंभिक पेशा है? असुर जनजाति। याद रखिएगा पहले असुर था
तलवार से युद्ध करता था, तो लोहा का काम आता था, इसलिए असुर जनजाति लोहा पिघला के काम करता था। लोहा पिघलाने का काम कौन करता था? असुर जनजाति काम करता था। ठीक है, बताइए टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? ये नीलगिरी क्षेत्र। ये नीलगिरी तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उदार होती है किस जनजाति के, किससे होता है? ये फांगो पर्व से होता है। बताइएगा बिल्मा नृत्य जो है ना किस जनजाति का? ये बैगा जनजाति। बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की भुंजिया जनजाति में रसोई घर को क्या कहते हैं? लाल बंगला। ठीक है, लाल बंगला कहा जाता है। बताइए ये तो कहाँ बनता था लाल बंगला? घर से बाहर बनाया जाता था। ठीक है, बताइए किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? कमरा जनजाति का आजीविका किस पर आधारित है? ये बांस पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, बताइए किस जनजाति है ना लोहासुर को अपना देवता मानती है? ये अगड़िया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। ठीक है, बताइएगा जनजातियों को भारत सरकार के अनुसूची कितना जनजाति शामिल किया गया है? 15 जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल किया गया। बताइएगा अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना से बढ़कर कितना हो गया? अभी 705 से बढ़कर 720 हो चुका है, 720 हो गई है। बताइएगा चंपा समुदाय मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ये लद्दाख या जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और ये कौन सा बकरी को पालता है? ये पश्मीना बकरी को पालता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल जो है ना ये किस माह में मनाया जाता है? ये चैत्र शुल्क तृतीया को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में हुई है, किस आदि सागर में हुआ? ये आर्कोजोइक ईरा में हुआ है। ठीक है, बताइएगा भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति कौन जाएगा? ये निग्रो हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा कौन सी प्रजाति भारत सबसे अंतिम में भारत आया था? ये नहीं, नॉर्डिक हो जाएगा। नॉर्डिक जनजाति सबसे अंतिम में भारत आया था। ठीक है, बताइए हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत किस जनजाति के द्वारा क्या होता है? किस प्रजाति के द्वारा हुआ था? ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्यसागरीय प्रजाति से हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए अंडमान और निकोबार एवं त्रावणकोर एवं कोचीन की पहाड़ी पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है? निग्रिटो हो जाएगा। बताइएगा उत्तर पश्चिमी भारत के लोग कौन कौन होते थे? नॉर्डिक कहलाते थे। ठीक है, बता दीजिए आप लोग कि हेड हंटर जो है किस आदिवासी को कहा जाता है? हेड हंटर यह नागालैंड की कोनियाक को क्या कहता है? हेड हंटर कहा था। बताइए कोनियाक जनजाति जो है भारत का अलावा किस देश में पाया जाता है? ये म्यांमार में भी पाया जाता है। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था सभी को करवा दिया गया। अब आज आपका ज्योग्राफी लास्ट हो चुका है और आगे चलते अब हम लोग संविधान के माध्यम से जो भी आपको होमवर्क दिया गया संविधान की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन संविधान से बताइएगा आप लोग कि समस्त न्यायालयों की समूह के रूप में क्या कहते हैं उसको? सामूहिक रूप से क्या कहते हैं उसको? न्यायपालिका कहते हैं। समस्त न्यायालयों के सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। ठीक है, बताइए भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है? ये एक घड़ी या एकीकृत न्याय व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा सर्वोच्च शिखर पर कौन था? इसमें सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? ये दिल्ली में है। बताइए भारत में कितना सर्वोच्च न्यायालय है? एक ही है। और उच्च न्यायालय कितना हो जाएगा? 25 को उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन अधिकारियां शक्ति के विनिमय से संबंधित निर्णय कौन लेता है? ये भारत संसद लेता है। भारत संसद के पास जाएगा। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 124 में। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय में जो है कितना मुख्य न्यायाधीश है? 33। कितना मुख्य न्यायाधीश हम पूछे? एक मुख्य न्यायाधीश। और अन्य न्यायाधीश संख्या कितना? अन्य का 33 को। टोटल कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। मुख्य प्लस अन्य मिलाकर 34 को न्यायाधीश है। बताइएगा आप लोग की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? अभी बी आर गवई हो जाएंगे। ठीक है, बी आर गवई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित जो है ना न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः कितना किया गया था? ये 8 हो किया गया था। मूलतः 8 हो गया। जब संविधान बना था उस समय एगो मुख्य न्यायाधीश और 7 को अन्य न्यायाधीश था उसमें शुरुआत में। अगला क्वेश्चन बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति। नियुक्ति का काम किसका है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत बताइए? अनुच्छेद 124(2) के तहत होता है नियुक्ति। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? कोई निर्धारण इसका नहीं किया गया है। लेकिन बताइए एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा कितना है? ये 65 वर्ष का आयु सीमा अवकाश ग्रहण करने किया गया। ठीक है,
बताइए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। ठीक है, बता दीजिए आप लोग कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या हो जाएगा, इसका बनने का योग्यता? पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा देखिए लाभ का पद, इसमें लाभ का पद नहीं लगता है। बताइए वह जो है ना किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक अन्य न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, अन्यथा जो है किसी भी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, ये हो जाएगा। या फिर राष्ट्रपति के दृष्टि में नजर मतलब अच्छा कानून का जानकार हो, तो ये सब यही सब का क्या हो गया, न्यायाधीश बनने का योग्यता हो जाएगा, तभी वो न्यायाधीश बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 125 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना हो जाएगा? 2,80,000 है। और बताइएगा और सर्वोच्च न्यायालय हाँ अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। बता दीजिए आप लोग कि न्यायाधीश का वेतन एवं उससे मिलने वाले अन्य सुविधाओं एवं कार्यकाल में कमी किया जा सकता है या नहीं? ये नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो निर्धारित है उसको उतना ही दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश का पेंशन जो है उनके अंतिम माह का कितना % होता है? ये 50%, यानी कि जितना प्रतिशत जितना रुपया अंतिम माह में रिटायर्ड महीना उठाएंगे उसका आधा रुपया उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, प्रत्येक माह में दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रार्थना कहा जाता है, उसको प्रार्थना कहा जाता है। बताइएगा इसको जो है ना इसमें कितना बहुमत से पारित करना होता है हटाने के लिए? इनको 2/3 बहुमत से इसको पारित करना होता है। ठीक है, 2/3 साधारण नहीं होता है, पूर्ण होता है। 2/3 मतलब साधारण नहीं होता, 1/2 होता है ना, वो साधारण होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ मतलब कौन काम किए थे ये? ठीक है, चंद्रचूड़ हो जाएंगे, DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था ये? 22 फरवरी 1978 से 50 तक। ठीक है, 1985 तक हो जाएगा। बहुत अच्छा। बताइएगा सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन काम किए थे? कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह का कार्यकाल कब तक, कितना दिन तक रहता है? कितना दिन तक? 17 दिन तक रहता है। ये 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक ही काम किए थे। बताइएगा जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया था, उसमें कौन था न्यायाधीश वहां का? BN भागवत वहां पर न्यायाधीश थे। बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी अन्य न्यायालय में या फिर किसी भी अधिकारी के सामने वकालत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बताइएगा मुख्य न्यायाधीश को जो है ना, मुख्य न्यायाधीश किसके पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी जगह पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है? ये राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर। बताइएगा अब तक जो है किन जगहों पर जो है इस बैठक बुलाया जा चुका है? 2 जगह पर बुलाया गया है, हैदराबाद एवं श्रीनगर पर इसका बैठक बुलाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में संघ तथा एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट का किस अधिकार के अंतर्गत आता है? ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। बताइए देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायाधीश कौन हो जाएगा? ये न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। बताइए आप लोग कि भारत में सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ किया जा सकता है? ये सर्वोच्च न्यायालय। मतलब किसी भी न्यायालय का कोई भी फैसला आया उसके विरुद्ध में कहाँ हम अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सार्वजनिक महत्व के विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। किस अनुच्छेद द्वारा? ये अनुच्छेद 143। ठीक है, अनुच्छेद 143 द्वारा परामर्श ले सकते हैं, लेकिन इसको मानने के लिए बाध्य राष्ट्रपति नहीं है। उनका मन होगा तो मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना ही पड़ेगा। बता दीजिए आप लोग की संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है? अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में क्या है? पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार है किसका? सुप्रीम कोर्ट का हो जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 129 के द्वारा कहा गया सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था संविधान का भी उसको भी करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं फिजिक्स की ओर। फिजिक्स में ही लास्ट चल रहा है। बता दीजिए आप लोग कि ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि किसके द्वारा किया गया था? ये एडविन हब्बल द्वारा कब किया गया था? ये 1929 में किया गया था। बताइएगा अरबों तारों का एक विशाल निकाय को क्या कहा जाता है? ये मंदाकिनी कहा जाता है। मंदाकिनी कहा जाता है। ठीक है, गैलेक्सी ही बोलते हैं उसको, मंदाकिनी हो जाएगा। बताइए ब्रह्मांड में लगभग कितना मंदाकिनी है? 100 अरब। 100 अरब मंदाकिनी है। और प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग कितना तारे हैं? 100 अरब तारा है। प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब
तारा हो जाएगा। बताइएगा ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 10 के पावर 22, 10 के पावर 22 हो जाएगा। ठीक है, बताइए आप लोग प्रत्येक मंदाकिनी में तारों के अतिरिक्त और क्या होता है? गैस तथा धूल होती है, गैस तथा धूल होती है। बताइएगा मंदाकिनी में है ना, मंदाकिनी में कितना परसेंट भाग तारा होता है? 98% भाग क्या होता है? तारा होता है। और शेष जो है धूलकण कितना परसेंट होता है? 2% धूलकण होता है। बताइए मंदाकिनी की विशालता के कारण उसको क्या कहा जाता है? मंदाकिनी को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, बताइए आप लोग की मंदाकिनी को प्राय उनके आकृति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन हो जाएगा? तो सर्पिला हो जाएगा, दीर्घवृत्ताकार एवं अनियमित हो जाएगा। बताइएगा अब तक की ज्ञात मंदाकिनियों में सर्पिला कितना परसेंट है? 80% सर्पिला हो जाएगा। और दीर्घवृत्ताकार 17% दीर्घवृत्ताकार मिला है और अनियमित आकार का 3% मिला है। बताइएगा हमारी मंदाकिनी का नाम क्या हो जाएगा? ये दुग्ध मेखला है, हमारी मंदाकिनी का नाम है। और बताइएगा दुग्ध मेखला का नजदीकी मंदाकिनी कौन हो जाएगा? ये देवयानी दुग्ध मेखला का नजदीकी मंदाकिनी हो जाएगी। ठीक है, बताइए हमारा सौर मंडल कौन है? दुग्ध मेखला में पड़ता है। बताइएगा दुग्ध मेखला का व्यास लगभग कितना है? इसका व्यास 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष, 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बताइए तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारा मंडल कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा इन तारों को नामकरण किस आधार पर किया जाता है? उसकी आकृति के आधार पर किया जाता है। उसकी आकृति के आधार पर तारों का नामकरण किया जाता है। बताइएगा आकाश में कुल कितना तारा मंडल हो जाएगा? 89 तारा मंडल। आकाश में कुल 89 तारा मंडल है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा आप लोग की इसमें सबसे बड़ा तारा मंडल कौन हो जाएगा? सेंटोरस सबसे बड़ा तारा मंडल है। मतलब सेंटोरस में तारों की संख्या कितना है? 94। सेंटोरस में तारा की संख्या 94 हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग की हाइड्रा में कम से कम कितना तारा है? 68। हाइड्रा में 68 तारा होता है कम से कम। अगला क्वेश्चन बताइएगा बृहत सप्तऋषि नामक तारामंडल में बहुत से तारे हैं, जिनमें से सर्वाधिक चमकदार तारे हैं जो आसानी से दिखाई देते हैं। इन तारों से बना तारामंडल क्या कहलाता है? ये सामान्यतः बृहत सप्तऋषि या बिग डीपर कहलाता है। बताइएगा उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत बृहत सप्तऋषि एवं लघु सप्तऋषि पर तारामंडल में को प्रायः क्या कहा जाता है? कब देखा जाता है इसको? बसंत ऋतु में देखा जाता है इसको। बताइए तारामंडल किस तारामंडल को शीत ऋतु में देखा जाता है? मृग तारामंडल को शीत ऋतु में देखा जाता है। ठीक है, बताइएगा तारे क्या है? तारा एक खगोलीय पिंड है। तारा एक क्या है? खगोलीय पिंड हो जाएगा। बताइए तारा में जो किसका संलयन होता है? हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन। बताइए तारा में ठीक है, तारा में हाइड्रोजन हीलियम का संलयन होता है। बताइएगा सूर्य क्या है? सूर्य भी एक प्रकार का क्या तारा हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग कि सूर्य में है ना हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 70 या 71% पाया। ठीक है, 70% पाया जाता है। और हीलियम कितना परसेंट? 28% हीलियम पाया जाता है। और जो है कार्बन नाइट्रोजन ये नियॉन ये भी कितना परसेंट पाया जाता है? 1.5% पाया जाता है। और लौह एवं अन्य भारी चीज 0.5% पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा तारे का रंग कितने होता है? क्या कितने प्रकार तारा का रंग होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन हो जाएगा? लाल, सफेद एवं नीला। लाल, सफेद एवं नीला रंग होता है। बताइएगा तारे का जो है ना, तारे का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? उसके ताप के द्वारा तारा का रंग निर्धारित किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बता दीजिए आप लोग की अगला क्वेश्चन है जिस तारा का पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है वो कैसा रंग, किस रंग का होता है? वो लाल रंग का होता है। जिसका अपेक्षाकृत कम होगा वो लाल दिखाई पड़ेगा। और पता है जिसका उच्च ताप होता है वो कैसा दिखाई पड़ता है? वो सफेद होता है। और जिसका अति उच्च होता है वो नीला रंग का दिखाई देता है। तो दोस्तों फिजिक्स का भी जो भी महत्वपूर्ण बनना था सभी को समाप्त कर दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं इसमें जो आप लोग विविध का प्रश्न दिया गया था विविध की ओर। विविध में बता दीजिए आप लोग की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन हो जाएगा? ये चिलिका झील हो जाएगा। और चिलिका झील कहाँ पड़ता है? ये ओडिशा राज्य में पड़ता है। ठीक है, ओडिशा एक कैसा जिला है? एक लैगून झील है। लैगून झील का मतलब क्या होता है बताइएगा आप लोग? जो है ना समुद्र के पानी से, मतलब खारे पानी समुद्र के पानी से बना होता है उसको लैगून झील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मीठे पानी का सबसे बड़ा झील क्या हो जाएगा? ये बुलर झील हो जाएगा। और बुलर झील कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर पड़ता है बुलर झील। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा जाएगी? यमुना नदी। और यमुना किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब। बताइए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइए सबसे लंबा बांध कौन हो जाएगा? ये हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। और हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। ठीक है वकील जी, आप रेगुलर आया कीजिए। आप कभी कभी आते हैं, कभी कभी भाग जाते हैं, ऐसे में कैसे चलेगा? पूछा तब आप आइएगा तब सीखिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग सबसे ऊंचा बांध कौन हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा। ठीक है, टिहरी बांध किस राज्य में है? भागीरथी नदी किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में पड़ेगा। ठीक है, बताइएगा
भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान क्या हो जाएगा? ये परमवीर परमवीर चक्र हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब बताइएगा। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या हो जाएगा? भारत ये रत्न। भारत रत्न है, भारत रत्न है। ठीक है, बताइएगा सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन है? स्वर्ण मंदिर स्वर्ण अमृतसर मंदिर का, अमृतसर। स्वर्ण मंदिर हो जाएगा, अमृतसर का हो जाएगा। ठीक है, बताइए सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा हो जाएगा? सेंट सेंट गोवा। कैथेड्रल गोवा। ठीक है, सेंट कैथेड्रल ये गोवा वाला हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब बताइएगा। सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन हो जाएगा? पीतमपुरा। पीतमपुरा टीवी टावर है, और ये कहाँ पड़ता है? ये नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिणी भारत का राज्य? ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और ये इसका लंबाई कितना किलोमीटर है? 1100 किलोमीटर है। पूछेगा ना सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य, तभी गुजरात हो जाएगा। और जब दक्षिणी भारत लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब बताइएगा। सबसे लंबा समुद्र तट मेरिना बीच, ठीक है, कहाँ पड़ता है? ये चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी क्या हो जाएगा? कौन सा? कोसी नदी हो जाएगा। और कोसी नदी से कहाँ बहती है? बिहार में। बताइए कोसी नदी का उद्गम कहाँ होता है? गोसाई थान चोटी। ठीक है, नेपाल में गोसाई थान चोटी में। और बताइएगा कोसी नदी का गंगा नदी में कहाँ जाकर मिलता है? ये कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान में गंगा से जाके मिल जाता है। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। गंडक मिले गंगा में। ठीक है, कुर्सेला में ही जाकर मिलता है। आप ध्यान से पढ़ के आया कीजिए। आप अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। आप अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा हो जाएगा? ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ये कृत्रिम झील है। बता दिया गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर है? ये रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ा मानव निर्मित है ये। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा सबसे गहरी नदी कौन सा हो जाएगा? ये भागीरथी नदी, भागीरथी और अलकनंदा है। ठीक है, सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा है। पता है डेल्टा न बनाने वाली नदी कौन सा है? नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। पता है नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से। और ताप्ती का सतपुरा पर्वत से। पिछला बार ऐसा पूछा, इससे क्लियर कर देता है कौन दोनों पश्चिम की ओर बहती है नदी। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और ताप्ती सतपुरा पर्वत से निकलती है। ठीक है, बताइएगा आप लोग की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा हो जाएगा? ये सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ता है। ठीक, लद्दाख पड़ता है। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? ये माजुली हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है। ठीक है, अच्छा जवाब है। बताइए सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये कोलकाता में। बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता में पड़ता है। बताइए सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन जाएगा? ये लेह लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख। ठीक है, अच्छा जवाब है। बताइए सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल में? राजस्थान हो जाएगा। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन जाएगा? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? 12वां स्थान हो जाएगा। बिहार का भारत का ठीक है। देखिए क्षेत्रफल का स्थान से भारत का स्थान विश्व में 7वां हो जाएगा। और हम जो पूछना चाह रहे थे ना क्षेत्रफल का स्थान बिहार का स्थान क्या हो जाएगा? वो भारत में 12वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या हो जाएगा? ये तीसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा? ये जिला कच्छ हो जाएगा। और कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन हो जाएगा? ये वंदे भारत एक्सप्रेस। और इसका स्पीड, ठीक है, इसका नाम ट्रेन 18 भी है। और इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब बताइएगा सबसे ऊंची मूर्ति किसका हो जाएगा? ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। कितना फीट कितना मीटर ऊंचा है? 182 मीटर ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, और बता दीजिए आप लोग यह। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन हो जाएगा? ये अटल सेतु हो जाएगा। अटल सेतु, इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, 21.8 किलोमीटर है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं लुसेंट के बाद आपको जो है रेलवे का एसपीडी जो दिया गया था एसपीडी से चलेंगे। उसके बाद सार संग्रह की ओर चलेंगे। तो एसपीडी से आप लोग बताइएगा भारत में जो है ना कुल कितने पड़ोसी देश हैं? कुल पड़ोसी देश संख्या बताइएगा समुद्र और समुद्री और स्थलीय मिला के, जलीय और स्थलीय सीमा लगने वाला सब मिला के टोटल 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्थलीय सीमा वाला कितना है? 7 हो जाएगा। और 2 जलीय सीमा वाला भी है जो क्या पड़ोसी देश में आता है। बताइएगा कितना ऐसा देश है जो भारत के स्थल एवं जल दोनों के साथ सीमा लगाता है? कौन कितना देश है? ये 3 देश हो जाएगा। और 3 देश कौन कौन हो जाएगा? ये इंडोनेशिया नहीं है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और एक म्यांमार हो जाएगा। तीनों देश जो है जो कि भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा लगाने का काम करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब बताइएगा भारत के स्थलीय सीमा से लगे कितना देश है? 7 देश हो जाएगा। और 7 देश कौन कौन हो जाएगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारत में स्थित सीमा
उत्तर में कौन कौन देश लगाता है ये? उत्तर में चीन एवं नेपाल से लगाता है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा बताइएगा। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन हो जाएगा? भूटान। भूटान हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भूटान को क्या कहा जाता था? डुक यूल और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, यही पाकिस्तान भूटान को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है? ये बांग्लादेश के साथ लगता है। बहुत ही बांग्लादेश के साथ लगता है। 40 से 96.7 किलोमीटर का लगाया जाता है इसके साथ, बताइएगा। और सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगता है? अफगानिस्तान के साथ लगता है। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर का सीमा लगता है। बहुत ही जवाब बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, पंजशीर घाटी किस देश में है? ये अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में पड़ता है। बताइएगा भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश, बताइएगा कौन कौन जाएगा? ठीक है, मालदीव और श्रीलंका हो जाएगा। मालदीव और श्रीलंका हो जाएगा, जो किस महासागर में पड़ता है? ये हिंद महासागर में, हिंद महासागर में ही पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का निकटतम समुद्री देश कौन, पड़ोसी देश कौन सा समुद्री देश? ये श्रीलंका हो जाएगा। और जिसका पुराना नाम क्या था श्रीलंका का? सीलोन नाम हो जाएगा श्रीलंका का पुराना नाम। बताइएगा भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? ये मन्नार खाड़ी और एक पाक जल संधि भी करता है। और ये दोनों कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा रत्नों का महाद्वीप किसको कहा गया? ये श्रीलंका को कहा गया। ठीक है, पूर्वी समुद्र के स्वामी किसको कहा गया? ये पूर्वी समुद्र के स्वामी, ये भी श्रीलंका को ही कहा गया। और एक जवाब और है कि भारत की चाय बूंद, ये किसको कहा गया? ये भी श्रीलंका को कहा गया। तीनों चीज सुन लीजिएगा, रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्री के स्वामी और भारत की चाय बूंद, ये सभी श्रीलंका को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन हो जाएगा? ये इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में कुल कितना राज्य है जो पड़ोसी देश के साथ सीमा लगाता है? 16 राज्य। 16 राज्य लगाता है। और केंद्र शासित प्रदेश कितना हो जाएगा? 2 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि ठीक है लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है ये सीमा लगाता है पड़ोसी देश के साथ। बताइएगा भारत देश की सीमाएं जो है ना कैसी है? ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों सीमा है। मानव के द्वारा भी निर्मित किया गया और प्राकृतिक रूप से भी सीमा का निर्धारण किया गया है। बताइए मानव निर्मित सीमा को क्या कहा जाता है? अध्यारोपित कहा जाता है। अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। ठीक है, अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण है कैसा सीमा है? ये अध्यारोपित सीमा है। ठीक है, अध्यारोपित सीमा। और कौन सीमा का नाम क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत और किस देश के बीच में है ना सरक्रिक विवाद है? सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य हो जाएगा। ठीक है, बताइए सरक्रिक जो है कहाँ पड़ता है? ये ठीक है, गुजरात के कच्छ में सरक्रिक पड़ता है। ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? ये 15 या 17 अगस्त। देखिए 15 या कहीं कहीं 17 अगस्त देता है। 15 या 17 अगस्त 1947 को किया गया था। दोनों ऑप्शन के साथ देगा। इसमें भी 15 अगस्त दिया है और लूसेंट में भी 15 अगस्त लेता है और कहीं कहीं 17 अगस्त लेता है। दोनों का देख लीजिएगा। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। बता दीजिए आप लोग की भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको क्या कहा जाता है? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। बताइए आप लोग पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद हो जाएगा। बताएगा विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन हो जाएगा? ये माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? 8850 मीटर। चलेगा क्या? वकील साहब क्या पता नहीं, देखते बताइएगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम है, युद्ध विराम रेखा, उसको क्या कहा था? युद्ध विराम रेखा को LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा था, नियंत्रक रेखा कहा था। बताइए LOC का निर्धारण कब किया गया था? ये 1972 के शिमला समझौता, शिमला समझौता के द्वारा 1972 एक शिमला सम्मेलन था, वो कब हुआ था? 1945 में। ध्यान रखिए, देखिए शिमला सम्मेलन 1945 में और शिमला समझौता था वो 1972 में हुआ था। ठीक है, अभी यही ना शिमला समझौता को तोड़ दिया था वो पाकिस्तान। तोड़ने से कुछ होता है। बता दीजिए आप लोग कि भारत सियाचिन विवाद जो है किस देश के बीच में है? सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान के बीच में है। बता दीजिए आप लोग सियाचिन को जो है ना किस ऑपरेशन तहत मिलाएगा भारत में? ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा मिलाएगा। और कब चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत? 1984 में चलाया गया था। ठीक है, बताइए काला पानी विवाद किन दो देश के बीच में? भारत और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब, काला पानी विवाद। बताइएगा म्यांमार का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम बर्मा हो जाएगा। बताइएगा भारत सरकार किस अधिनियम के द्वारा बर्मा जो भारत से अलग हुआ था? ये 1935 का अधिनियम द्वारा। और कब अलग हुआ? 1937 में अलग हुआ। 1937 में भारत से अलग हो गया बर्मा। अगला क्वेश्चन बताइएगा मांडले जेल कहाँ है? ये म्यांमार में है। और यहाँ पे कौन जो है ना एक रचना किए थे, पुस्तक रचना, गीता रहस्य रचना, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य रचना कहाँ किए? मांडला जेल में ही किए थे। ठीक है, मांडले जेल में ही किए थे। बहुत अच्छा जवाब। बता दीजिए आप लोग की हिमालय के श्रेणी में म्यांमार को क्या कहता है? हिमालय की श्रेणी म्यांमार में क्या कहलाता है?
अराकानियोमा, अराकानियोमा कहलाता है। बताइए मैकमोहन रेखा किस देश के बीच में है? ये भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा हो जाएगा। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? ये 1914 इसमें किया गया था। ठीक है, बता दीजिए आप लोग की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र को क्या कहता है? ये ऑक्साई चीन कहता है, ऑक्साई चीन कहता है। और इसको क्या कहते हैं? LAC, एल यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो जाएगा, वास्तविक नियंत्रण रेखा कहलाता है ये। बताइए डोकलाम विवाद किस देश के बीच में है? भारत चीन, चीन एवं भूटान के बीच में मुख्य रूप से, ये समझे, मुख्य रूप से भारत और भूटान, चीन और भूटान के बीच हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भूटान, भारत और भूटान के बीच में शांति एवं मित्रता संधि कब हुआ था? ये 1949 में था, 8 अगस्त 1949 को हुआ था। बताइए डुरंट रेखा का निर्धारण किसके बीच में किया गया था? ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में कब हुआ था? ये 1896 में हुआ था। अब बताइए अभी डुरंट रेखा किस देश के बीच में पड़ता है? अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है। ठीक है, शुरू में क्या गया था उसमें पाकिस्तान अपना भारत का ही अंग था उस समय 1896 में। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की, तीन तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ राज्य कौन हो जाएगा? ये त्रिपुरा हो जाएगा। और शून्य रेखा किसके बीच में है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश और त्रिपुरा के, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए आप लोग न्यूमोर द्वीप विवाद किस देश के बीच में पड़ता है? न्यूमोर द्वीप बांग्लादेश और भारत के बीच में है। बताइए तीस्ता नदी जल विवाद, ये भी बांग्लादेश और भारत के बीच हो जाएगा। ठीक है, और फरक्का बैराज विवाद, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में है। बताइए बताइए 3 बीघा कॉरिडोर जो है ना किसके बीच में? ये भारत और बांग्लादेश में। कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, बताइए मैत्री एक्सप्रेस जो है किसके बीच चला गया था? ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलाया गया था। और बताइए आप लोग था समझौता एक्सप्रेस, ये किसके बीच चलाया गया? ये और भारत और पाकिस्तान के बीच चलाया गया था। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन बताइए, पाकिस्तान के साथ जो है कितना राज्य सीमा लगाता है भारत का? 3 गो राज्य सीमा लगाता है। और केंद्र शासित प्रदेश 2 गो लगाता है। राज्य बताइए गुजरात, राजस्थान एवं पंजाब हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बताइए अफगानिस्तान के साथ क्या कौन सा लगाता है? एक ही लगाता है। कौन लगाता है? नहीं, केंद्र शासित लद्दाख लगाता है। लद्दाख ऊपर से आता है ना, ऊपर से लद्दाख लगाता है। बताइए चीन के साथ सीमा लगाने वाला राज्य की संख्या 4 हो जाएगा। और लद्दाख एक और है केंद्र शासित प्रदेश को क्या होगा? लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, देखिए कौन कौन लगाता है? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा नेपाल के साथ कितना राज्य सीमा लगाता है? 5 राज्य लगाता है। कौन कौन राज्य हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा लगाता है। भूटान के साथ कितना राज्य सीमा लगाता है? भूटान के साथ 4 राज्य सीमा लगाता है। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा बताइएगा? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड नहीं होगा, नागालैंड इधर म्यांमार की तरफ आ जाता है, थोड़ा देखिएगा मैप पे। तो अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाला राज्य 5 राज्य हो जाएगा। और कौन कौन है बताइए? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, बताइए म्यांमार के साथ कितना राज्य सीमा लगाता है? 4 राज्य लगाता है। कौन कौन? ऊपर से तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य लगाता है सीमा म्यांमार के साथ। बताइएगा बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई कितना है? 4096.7 किलोमीटर हो जाएगा। और चीन का सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर हो जाएगा। और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितना है? 3327, पाकिस्तान का 3327 हो जाएगा। और नेपाल के साथ सीमा कितना है? 1751 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब म्यांमार की सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर हो जाएगा। और भूटान के साथ कितना है? 699 किलोमीटर। और सबसे कम अफगानिस्तान कितना है? 106 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच में है? भारत चीन। रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में। डुरंट रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, बताइएगा हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ में है। ये कच्छ में है। बताइए 38वीं समांतर रेखा किसके बीच में है? दक्षिण कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में है। ठीक है, और 49वीं समांतर रेखा ये कनाडा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में। ठीक है, यूएसए और कनाडा हो जाएगा। बताइए 17वीं अक्षांश रेखा किसके बीच में है? ये उत्तरी दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं अक्षांश रेखा हो जाएगा। बताएगा मैगिनोट रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस। अच्छा, मैगिनोट रेखा और क्या कहा जाता है? सीज फ्राइट भी कहा जाता है। बताइएगा मेनरहिम रेखा किसके बीच में? मेनरहिम रूस और फिनलैंड के। और ओडरसीन रेखा ओडरनिस है। ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच हो जाएगा ओडरनिस रेखा। तो दोस्तों पूर्णतः एसपीटी का जो भी क्वेश्चन था सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं दर्पण के सर्वभूतत्व में। यहाँ से जो प्रश्न दिया गया था उसको करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए भीमबेटका गुफा खोज कौन किया था? ये डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर वांगकर हो जाएगा। और कब किया था खोज इसका? 57 से 58। ठीक है, 1957 से 1958 में किया गया था। बताइएगा सिंधु सभ्यता के निवासी जो है ना किस देवी का पूजा करते थे? मातृ देवी का पूजा करते थे। ठीक है, बताइएगा
किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है? अथर्ववेद कहा था। और अथर्ववेद की रचना कौन के थे? अथर्वा वेद, अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया था। अथर्ववेद के अथर्ववेद की रचना किया गया। बताइएगा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये चंदेल शासक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, विमल शाह करवाए थे। ठीक है, बहुत अच्छा, विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। बताइएगा आजीवक संप्रदाय संस्थापक कौन थे? ये मौखली पुत्र गोसाल हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा शिशुनाग वंश के किस शासक ने के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था? ये ठीक है, काला अशोक के समय में किस जगह पे हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था। पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और चौथा किसके समय में हुआ था? ये कनिष्क के समय में हुआ था, जो कश्मीर का शासक था उस समय। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, किताब ए नौरस, किताब ए नौरस की रचना कौन किया था? ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था किताब ए नौरस की रचना। बताइएगा दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था हक ए सर्व नामक सिंचाई का कर वसूल करता था? ये फिरोज शाह तुगलक वसूल करता था। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन, अकबर के दिन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? महेश दास। प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, अबुल फजल। और महेश दास था प्रथम हिंदू था जो स्वीकार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब और बेगम हजरत महल भागकर कहां चला गया था? ये नेपाल चला गया था। ठीक है, नेपाल चला गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? ये कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। और इसका अध्यक्षता कौन के थे? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइए आप लोग किसके नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था? ये नवाब सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व उसका सलीमुल्लाह ही कर रहा था उस सभा का। अगला क्वेश्चन बताइएगा दादा भाई नौरोजी ने 1860 ईस्वी में इंग्लैंड के किस स्थान पर जो है ना, इंग्लैंड में किस संस्था का स्थापना किए थे? 1860 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1860 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी में किया। 66 होगा ना, हमको 66 ही होगा यहाँ पे, 1866 देख लीजिएगा इसको। बताइए किस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत हुआ था? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसको क्या कहा था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा था। ठीक है, बताइएगा बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषता कब दिया गया था? विशेषण ये स्वदेशी आंदोलन दौरान दिया गया, स्वदेशी आंदोलन दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइएगा कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधि किस कहाँ पे है? ये किस पैलेस में? आगा खां पैलेस में हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? ये पूना में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइएगा नमक सत्याग्रह में गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन को नमक के रूप में उनका स्थान कौन लिया था? नेतृत्व अब्बास तैयब जी किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैं अनक्षरवादी हूँ शीर्षक पुस्तक लेखक ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। बताइए भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? 1937 में किया गया स्थापना। बताइएगा भारत के किसी राज्य में विधानसभा का अधिकतम सीट कितना होता है? अधिकतम सीट 500 से अधिक नहीं हो सकता। बताइएगा बंदी बनाए गए व्यक्ति को किस मौलिक अधिकार के तहत रक्षा मिलता है? अनुच्छेद 22 के तहत मिलता है। ठीक है, बताइए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन जो दिया जाता है कहाँ से दिया जाता है? भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, बताइएगा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, बताइएगा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? ये पेप्सू पंजाब में किया गया था। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? ये अनुच्छेद 53 के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत हो जाएगा। बताइएगा नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास होता है? संसद के पास था। ठीक है, बता दीजिए लोग विधान परिषद गठन एवं समापन चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 में किया गया है। बताइए कितना राज्य में विधान परिषद लागू है? 6 राज्य में लागू है। ठीक है, बताइए आप लोग कौन सा वायु प्रदूषक रक्तधारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की कपास की धूल को कपाल के धूल से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये बिस्नोसिस रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, बताइएगा जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा भारत में पाया गया सबसे पुराना अनाज कौन था? ये जौ हो जाएगा। ठीक है, और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? ईओ विल्सन द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत में कब रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया था? ये भारत 1 फरवरी 1982 को किया था। ठीक है,
बता दीजिए अगला क्वेश्चन, बादल फटने का अर्थ क्या होता है? असाधारण बारिश। ठीक है, असाधारण रूप से भारी बारिश, मतलब एक ही जगह पर खूब बारिश होने लगता है, उसे क्या कहते हैं? बारिश का बादल फटना का। और ये अक्सर कहाँ देखा जाता है? किस राज्य में? ये उत्तराखंड राज्य में अक्सर देखा जाता है। ठीक है, बता दीजिए आप लोग एल नीनो कैसी जलधारा है? ये गर्म जलधारा है और ला नीनो ठंडी जलधारा है। ठीक है, बताइएगा टाइफून चक्रवात प्रायः कहाँ आता है? ये चीन जापान में समुद्र तट पर आता है। ठीक है, बताइए ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ये समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, बताइए ई वेस्ट उत्पाद में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चला था? ये 1985 में, 1985 में मेघा पाटेकर, बाबा आमटे और द्वितीय राय के द्वारा चलाया गया था। बताइएगा आप लोग, किस देश को विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश माना जाता है? भूटान को माना जाता है। उत्सर्जक चीन, नेगेटिव भूटान है। ठीक है, देखिए उत्सर्जक चीन हो जाएगा और नेगेटिव भूटान को माना जाता है। कार्बन नेगेटिव देश नहीं कहा था, भूटान को कहा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग की, तत्काल टकला मानक मरुस्थल कहाँ है? ये चीन में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन हो जाएगा? ये माउंट किलिमंजारो कहाँ पड़ता है? ये तंजानिया में पड़ता है। ठीक है, बताइए विश्व की सबसे गहरा झील कौन हो जाएगा? बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील कहाँ पड़ता है? ये रूस में पड़ता है। ठीक है, रूस में पड़ता है। बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ अवस्थित है? डेथ वैली ये कैलिफोर्निया राज्य में हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत में टीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? ये छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला में होता है, टीन का उत्पादन होता है। बताइए मसालों का बागान किसको कहा था? ये केरल को कहा था। ठीक है, ठीक है, केरल को कहा जाता है। बताइएगा दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अफवाह तंत्र बनाती है? वृक्षानुमा अफवाह तंत्र बनाती है। ठीक है, बताइए तातीपाका तेल शोधशाला कहाँ है? ये तातीपाका ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश। बताइए नेलोंग घाटी कहाँ किस राज्य में पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड। नेलोंग घाटी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड पड़ता है। बताइए केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है? हैदराबाद में हो जाएगा, हैदराबाद में। ठीक है, बताइए माही सुगंधा किसका किस्म है? ये धान का किस्म माही सुगंधा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग किसके द्वारा लाया गया था? सदाबहार क्रांति। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन द्वारा लाया गया था। ठीक है, बताइएगा भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था? ये 1947 में ही बन गया, 1947 में बन गया था। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश कौन हो जाएगा? ये भारत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा चीनी भारत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए किस शहर को सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार दिया गया था? अहमदाबाद हो जाएगा। बताइए देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक कौन हो जाएगा? ये भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। बताइए किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन की प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में होता है। बताइए वायु की आर्द्रता मापने वाली कौन सा यंत्र है? ये हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है, बताइएगा जैविक आतंकवाद के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है, जैविक आतंकवाद के लिए किया जाता है। ठीक है, बता दीजिए आप लोग की पेप्सिन एक उदाहरण किसका उदाहरण है? एंजाइम का उदाहरण है। हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन हीरा कहा जाता है। बताइएगा लोलक घड़ी जो है गर्मियों में क्या होता है? इसका लंबाई बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा भारत में एग्रो इकोनॉलॉजी जोन की संख्या कितना है? 20 को हो जाएगा, 20 को हो जाएगा। बताइएगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। बताइए नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। ठीक है, और तालाब से सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होता है? तमिलनाडु राज्य में होता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से जाएगा। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक पशुओं का पालन कौन सा देश करता है? भारत करता है। एपी कल्चर क्या संबंध है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है, बताइए 37वां अंतरराष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? ये गोवा में हुआ था। गोवा में 38वां कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, 39वां मेघालय में होने वाला है जो कि हुआ नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की कागज का खोज कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, बताइए किसे ब्राउन पेपर कहा था? ब्राउन पेपर ये कपास को कहा था, ध्यान जूट को ब्राउन पेपर कहा था। गोल्डन फाइबर किसको कहा था? जूट को ही कहा था, गोल्डन फाइबर जूट को ही कहा था। ठीक है, बताइए किसान दिवस कब मनाया था? ये 10 दिसंबर को मनाया था। ठीक है, बताइए अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनोवो हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा द व्हाइट टाइगर पुस्तक लेखक कौन जाएंगे? अरविंद अडिगा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1998 में दिया गया। ठीक है,
मतलब केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। लिंग ऑफ नेशन कब शुरुआत किया गया था? 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920 को लिंग ऑफ नेशन का शुरुआत हुआ था, ठीक है। बताइए निगुल्ट्रम कहाँ का मुद्रा है? ये भूटान का मुद्रा निगुल्ट्रम हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी दर्पण का सार्वतत्व बनना था इसको समाप्त कर दिया गया। अब चल रहे सार संग्रह के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था इसको लेके चल रहे हैं। बताइएगा बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का स्थापना पटना में कौन किया था? बाबा ठाकुर के द्वारा किया गया था, ठीक है। बताइएगा स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? जयराम दास, ठीक है। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। देखिए ये सब क्वेश्चन ये था ना राज्यपाल वाला क्वेश्चन पिछला बिहार पुलिस मेरे सेट में पूछा हुआ था, इस बार भी पूछा क्वेश्चन, ये सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा था? सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग कहा था। बताइएगा यूरोप में पिरेनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करता है? ये स्पेन और फ्रांस को अलग करता है, ठीक है। बताइए चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जो है ये किस राज्य में पड़ता है? ये राणा प्रताप राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। बताइएगा एक गांधी सागर पड़ता है, ये भी कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में ही पड़ता है, ठीक है। बताइएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है, ठीक है। बता दीजिए भारत का कौन सा राज्य है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और तांबा का भंडार राजस्थान सबसे अधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। बताइएगा बिहार में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये मकई का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। बताइएगा बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला मधुबनी और दरभंगा, मधुबनी और दरभंगा हो जाएगा। बताइएगा उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी में दालें कौन सी है? दाल कौन सा उत्पादन सबसे अधिक? मसूर और मूंग हो जाएगा, मसूर और मूंग का उत्पादन सर्वाधिक होता है यहाँ पे। बताइएगा बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। बताइएगा बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचाई है? रोहतास से। बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? ये 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। बताइए भारतीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये द्वितीय पूछे हैं रहमतुल्लाह सियानी, मोहम्मद सियानी। देखिए पहला अध्यक्ष कौन था? तैयब जी हो जाएंगे, दूसरा रहमतुल्लाह सियानी हो जाएंगे, दोनों ध्यान रखिएगा। बताइएगा चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब जन पूर्ण परिवर्तन किया गया था? 94, ठीक है। 1994 में किया गया था, ठीक है। मीराबाई किस काल की कवित्री थी? ये भक्ति काल की हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधित्व भाग लिया था? 33 को मुस्लिम भाग लिया, ठीक है। बताइएगा पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया। और कब किया गया? 1870 ईस्वी में किया गया था। बताइए कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? वो 22 अप्रैल 1858 को हुए थे, ठीक है। बता दीजिए आप लोग 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? बिहार हेराल्ड बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। बताइएगा मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब आरंभ किया शुरू किया था? नियमित रूप से 1925 में शुरू किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषेध करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है? हिगल द्वारा माना गया, ठीक है। बताइए कोयला खानों में कौन सा मध्य प्रदेश राज्य में है? ये सिंगरौली हो जाएगा, सिंगरौली। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना इसको भी खत्म कर दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं करंट के माध्यम से जो आप लोग को क्वेश्चन दिया गया था करंट को लेकर आ चुके हैं आप लोग के बीच में। बताइएगा एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया? ये उत्तराखंड लागू कर दिया, ठीक है। बताइएगा अलेक्जेंडर लुकाशेक ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ये बेलारूस का जीता है। बताइएगा IDBI बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया, ठीक है। बताइएगा पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है? ये नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड के द्वारा शुरू किया गया। बताइएगा सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ये राजस्थान का जयपुर मनाया गया, बहुत ही सजा राजस्थान का जयपुर हो जाएगा, बहुत ही सजा। बताइएगा यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है? उदयपुर हो जाएगा, उदयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ये भी राजस्थान में ही पड़ता है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? ये ऑस्ट्रेलिया पे फहराया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर को दिया गया, ठीक है। बताइएगा किसे CEO मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दूरदर्शन को दिया गया। बताइएगा WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है?
जॉर्जिया जॉर्डन को। जॉर्जिया घोषित किया, जॉर्जिया को घोषित किया। जॉर्जिया पता है कि किस, जॉर्डन? जॉर्जिया है। पता है किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य उत्पादन केंद्र खुला हुआ है? ये सिक्किम में खुला है, ठीक है। बताइएगा असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा किया? डिब्रूगढ़ को घोषित किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? बिहार। ये बिहार हो जाएगा, ठीक है। बताइए किसने सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह जीत लिया। बताइए किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत किया? बीम कॉइन बिम्स्टेक के द्वारा शुरू किया, बिम्स्टेक के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हो जाएगा? ये शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला है, ठीक है। बताइए किसने महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? किसे? हर्ष कुमार। ठीक है, जस्टिस हर्ष कुमार को नियुक्त किया गया। बताइए सुनीता विलियम ने रिकॉर्ड कितने घंटे तक स्पेस वॉक किया था? 62 घंटे तक किया, ठीक है। बताइए किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है? पाकिस्तान, जो खुद क्या है, एक भिखमंगा देश है, पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? गुनेरी गुजरात, याद रखिए, गो से गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? गूगल मैप बदल दिया, गूगल मैप। अगला क्वेश्चन आएगा, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? सौरेल योजना लॉन्च किया गया। बताइएगा किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? ये असम के द्वारा किया गया, असम के द्वारा किया गया। बताइएगा आप लोग कि किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दिया गया है? न्यूजीलैंड में दिया गया, न्यूजीलैंड में दिया गया। बहुत से बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है? ये भारत द्वारा जीत लिया गया, ठीक है। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब कौन जीता है? आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीत लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय सेना ने किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू किया है? मालदीव के द्वारा शुरू किया, मालदीव के द्वारा शुरू किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? ये ईरान के द्वारा किया गया, ठीक है। मतलब एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया? ये ब्रिटेन बन गया, ठीक है, ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, 4 फरवरी 2025 को कौन सा देश स्थापना दिवस मनाया? श्रीलंका बनाया, ठीक है। बताइएगा वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाएगा? ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। बताइएगा बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 100% कर दिया, ठीक है। बताइए किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आईसीसी T21 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा है? ट्रेविस हेड। मतलब भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये महाराष्ट्र में किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। बताइए भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च किया है? आयुष वीजा लॉन्च किया है। बता दीजिए आप लोग, देश से महिला खेलो ट्रांसजेंडर एथलीट पर प्रतिबंध लगा दिया, कौन सा देश? ये अमेरिका द्वारा लगा दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तसेंगो गेलई बन गई है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? विजय दुर्ग कर दिया गया। बताइए 38वां राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ कहाँ? ये उत्तराखंड हुआ था। बताइएगा 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ हुआ? चीन में हो जाएगा। बताइए आज का अंतिम क्वेश्चन बताइएगा, अमेरिका के बाद अब किसने WHO से अपना WSS बाहर होने की घोषणा किया? अर्जेंटीना। और एक और क्वेश्चन बताइएगा कि किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल रख लिया है? जोमेटो अपना नाम बदल क्या इटर्नल कर दिया। तो कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से करना होगा। तो इसका क्वेश्चन यह है कि बज्रयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन फिर सुनिए, बज्रयान संप्रदाय किस धर्म का है? इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा। और आप लोग क्लास कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। कल आप लोग के लिए विशेष सूचना है कि कल जो है आप लोग को बिहार स्पेशल और एक करंट और वर्ल्ड हिस्ट्री से क्यूज करवाया जाएगा। जो भी आप कहीं से जो इसको पढ़ के आए और क्यूज में शामिल हो, कल इसका होमवर्क नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्यूज यहीं से करवाया जाएगा। आप लोग पूरा तैयारी होकर आइएगा। और तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।